नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जैसे ये खाद बीज की कमी है, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। हमारे यहाँ चित्तौड़, प्रतापगढ़ वगैरह इस एरिया में भी काफ़ी है। उस उधर तो है ही, जो गंगानगर वगैरह जिस साइड है। इसके अलावा जो इथेनॉल फैक्ट्री की जो हनुमानगढ़ में जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स की, जिसमें अडानी ग्रुप ने जो है जबरदस्त लूट की है। और जो उस लूट के खिलाफ वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में दिया। और तो उस अडानी ग्रुप के खिलाफ जिस जज ने फैसला दिया, सेम डे उसका ट्रांसफर हो गया और उस फैसले पर स्टे भी लग गया। तो ये जो दादागिरी हो रही है एक तरह की, उस पे भी बात करेंगे कि आखिर क्या बात है ये। और इन सब बात करने के लिए हमारे साथ हैं शंकर लाल जी चौधरी, जो CPI-ML के सेक्रेटरी हैं स्टेट के, और उदयपुर में हमारे साथ काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हम सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि किसान आंदोलन पे ही बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन का खास तौर से खाद बीज जो कम है, और ये सरकार बिल्कुल निठल्ली हो गई है। कुछ मतलब खाद बीज भी जो है नहीं दे पा रही है किसानों को, और चाहती है कि उनको जो है वो फसल मिले और चुप रहे किसान। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आभार इसलिए कि आप हमारे बुलावे पे आ जाते हैं और सारी बातों को ठीक से सब पब्लिक के सामने रखते हैं। तो मैं ये चौधरी साहब आपके सामने बात रखें उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चौधरी साहब, ये जो किसानों का जो खाद का मामला है, खास तौर से जो यूरिया खाद का है, इस समय तो बुआई का सीजन है तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार ने ये क्यों नहीं मंगा के रखा? मतलब क्यों इसमें क्या यूरिया की कमी है देश के अंदर, या यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को, कंट्रोल क्यों है? तो सरकार नहीं मंगवा रही है, या सप्लायर नहीं भेज रहे हैं, या बन नहीं रहा है, क्या है आखिर? धन्यवाद हिम्मत जी। आपने बहुत ही किसानों से संबंधित दो महत्वपूर्ण मामले और राजस्थान की जनता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, जिसमें एक सेठ की कंपनी को नाजायज फायदा दिए जाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक्सपोज करने के लिए आपने यहाँ ये मुद्दा रखा। 3 मुद्दों में से सबसे पहले हम लेते हैं खाद का जो मुद्दा, अभी खाद की शॉर्टेज और किसानों के बीच में जो मारामारी चल रही है उसके बारे में। आपको याद होगा जब अडानी जी अपने मोदी जी जब 2014 में, ये भी एक अजीब बात है कि मोदी जी का नाम साथ आते ही इतना उन्होंने सब कुछ किया है कि अडानी जी का भी नाम आ ही जाता है। तो 2014 में सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के तुरंत बाद दो चीजें कही थी कि कांग्रेस सरकार जो है खाद की, खासतौर से यूरिया DAP की कालाबाजारी स्वयं करवाती है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखती, और उसमें उनकी मिलीभगत है, उनके नेता जो है भ्रष्ट हैं और नीचे तंत्र भ्रष्ट है, जिसके चलते किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जब आए वो उसमें, तो उसके इलाज के रूप में कहा कि ये जो यूरिया जितनी बनती है इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसको इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है,
तो एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पे था और लोगों को ये आशा बंधी थी, किसानों को, क्योंकि वो ये बात इसको चिन्हित कर रहे थे खास तौर से कि भाई मोदी जी आ गए हैं तो वो जरूर इसमें कुछ ना कुछ मदद करेंगे हमारी। और फिर उन्होंने कहा कि नीम लेपित यूरिया और नैनो यूरिया ये जो हम लाएंगे और फिर उसका इंडस्ट्री में किसी तरह का दुरुपयोग नहीं होगा, इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको जड़मूल से हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज अब उनके शासन के 11 साल होने आए। मैं तो चूंकि किसानों में काम करता हूं तो लगातार हम देख रहे हैं, मैं पिछले 5-6 साल से खास तौर से जो मेरी ताजा स्मृति में है, हर साल इस सीजन में खाद की मारामारी, यूरिया डीएपी की मारामारी होती है और किसान को या तो खाद मिलती नहीं समय पे, जब उसको मतलब खाद देने का फसल में समय बहुत महत्वपूर्ण है, वो सिंचाई के जस्ट पहले दी जा सकती है। किसान का चाहे वो कुएं से पानी का ट्यूबवेल से सिंचाई हो या खासतौर से नहरी इलाके में सिंचाई हो, तो पानी का टर्न आने के पहले यूरिया चाहिए। तो किसानों के बीच में इस समय को लेकर बहुत मारामारी रहती है। पर हम देख रहे हैं कि हर साल खाद की ये मारामारी लगातार बनी रह रही है। इस साल का आपने ये जो जिक्र किया, इस साल की जो शॉर्टेज की और किसानों का जो एजिटेशन है इसको लेके, इस साल तो पिछले सारे सालों को जो धांधली है उसने, और एक तरह के जो खाद को लेके संकट है, इसको सब सालों से ज्यादा गंभीर है ये संकट, जो हाल की मेमोरी में मुझे आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे पार्टी का 18 तारीख को सलूम्बर जिले का सम्मेलन था, तो दरियाबद और सलूम्बर इलाके के बीच के गांव में हम लगातार एक हफ्ते तक घूमे और हमने देखा कि हर लैंप्स के सामने बड़ी बड़ी लाइन है। या तो उस दिन वहां ट्रक नहीं भी आना है तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, पता नहीं कि क्यों, कब आ जाए। तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बनी हुई है और फिर खाद आते ही इतनी मारामारी होती है। अभी मैं आज सुबह न्यूज पढ़ रहा था, वीरपुरा जयसमंद पंचायत समिति के पास में, जयसमंद के बिल्कुल 1 किलोमीटर पे वीरपुरा गांव है, जहां लैंप्स जो लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके माध्यम से ये खाद का, सरकारी कोटे वाली खाद का वितरण होता है, वहां का एक वाकया दिया हुआ था कि किस तरह से वहां अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे 2 लोग गिर के घायल हो गए पत्थरों पे, एक महिला का इस भीड़ भाड़ में मोबाइल चोरी हो गया और फिर अंत में पुलिस ने आके वो व्यवस्था करवाई और वो जो सोसाइटी के मैनेजर और दूसरा जो उसका सहायक था वो ताला लगा के बैठ गए। ये केवल एक वीरपुरा का मामला नहीं है, ये आप वैसे तो सरकार और आम मीडिया में ये बात आ रही है कि जो खास तौर से इरिगेटेड एरियाज है, कैनाल इरिगेटेड एरियाज हैं, उसके 10-12 डिस्ट्रिक्ट की बात है, लेकिन ये हमारे इस इलाके के, वीरपुरा जैसे इलाके के जो एक तरीके से ट्राइबल एरिया है, जहाँ छोटी जोते हैं, वहां भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। तो सरकार, मतलब हो सकता है अभी शॉर्टेज हो, इसका भी मैंने आंकड़ा देखा है, नवंबर एंड तक 4.40 लाख टन की आवश्यकता होती है, जिसके खिलाफ आज के जो मैंने आंकड़े चेक किए तो मात्र 90,000 टन यूरिया उपलब्ध कराया गया स्टेट में। तो आप देख लीजिए कि ये क्या रेशियो बनता है, 4,40,000 टन के खिलाफ अगर 90,000 यूरिया ही प्रदेश में आई है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो उसके लिए मारामारी होना और उसकी अफरा तफरी होना बहुत स्वाभाविक बात है। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे लगता है, कहे तो सरकार ये रही है कि चाइना से और रेड सी, लाल सागर जो है, जहां थोड़ा बहुत ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उसके चलते वहां से परिवहन में संकट है। लेकिन ये हर साल की बात है और सरकार इस पे समय रहते ध्यान नहीं देती, वरना वो स्टॉक कर सकते हैं। उनको पता है कितने हेक्टेयर एरिया में खाद चाहिए, उसके लिए कितना कैलकुलेशन है, सारा उनके टिप्स पे है, लेकिन कोई उसके ऊपर इस ढंग से ध्यान नहीं देता। और मुझे तो लगता है कि इसमें सरकार, खास तौर से जो सरकार के मंत्री रहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सत्ता में है, खास तौर से उनकी और अफसरों की लूट में भागीदारी रहती है। हमने पिछले दिनों देखा, कृषि मंत्री मीना जी जो है वो यहाँ वहां चक्कर लगा रहे थे, खुद कह रहे थे कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बेचा जा रहा है, उसके कारखाने स्थापित हो रहे हैं। इसका मतलब कितनी बड़ी शॉर्टेज है। और फिर अचानक से वो दौरे बंद हो गए और अचानक से ही वो सारी खबरें भी आना बंद हो गई। तो ये दिखाता है कि सरकार जो नाटक करती है किसानों के प्रति सजग होने के, वो भी एक मिलीभगत का ही काम है। जैसे ही उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में उनके लिए कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की तारीख में सर्वविदित है कि किसानों के सामने ये बहुत बड़ा संकट है और सरकार
और जो प्राइवेट सेक्टर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनके साथ जो कट्टा यूरिया का 350 रुपए में 45 किलो का कट्टा मिलता है, पहले तो 50 का 50 का किलो मिलता होता था, लेकिन मोदी जी जो सस्ते और सब कुछ सस्ता करने वाले थे, उसी कीमत में उन्होंने 5 किलो कम करके 45 किलो का कट्टा दे रहे हैं, और साथ में एक नैनो यूरिया की बोतल दे रहे हैं जो 150 रुपए की है, और जिसके बारे में किसानों का बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इसका कोई उपयोग भी है। लेकिन एक तरीके से वो 350 रुपए का कट्टा बिना किसी कालाबाजारी के भी 500 रुपए में पड़ रहा है। लेकिन ये जो 350 रुपए वाला कट्टा है, ये भी बगल की जो प्राइवेट दुकान है वहां 600 रुपए में हो रहा है। इस तरह से न केवल ये अनुपलब्धि है, बल्कि लूटमार एक तरीके से हो रही है। और कालाबाजारी के अलावा इसमें देखिए कि नकली खाद भी बेच रही है, तो किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। और सरकार का मैं देख रहा हूं रोज मुख्यमंत्री किस तरह के नए नए नाटक में कर रहे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा कार्यक्रम इस तरह का कर रहे हैं। किसान इस हमारे राजस्थान के 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो आज भी मुख्यतः किसानी पे निर्भर है, लेकिन उस पर कोई ध्यान उनका नहीं है। और ये सिचुएशन जैसे पिछले साल थी उससे भी ज्यादा गंभीर होकर यहाँ सामने आई है, और अगर इसको नहीं संभाला गया तो इसमें बहुत बड़ी अशांति पैदा हो सकती है ग्रामीण इलाके में, ऐसी मेरी आशंका है। सर, ये दूसरा इश्यू अपन इथेनॉल का लेते हैं। और हनुमानगढ़ में जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है वो अनाज के ऊपर बेस्ड है, खास तौर से चावल और ज्वार और बाजरा और इन जोर इन खाद्य सामग्री पे वो बेस्ड है। उसमें पानी बहुत चाहिए एक तो, और उससे इथेनॉल फैक्ट्री जहाँ लगती है वहाँ पे गंध बहुत पैदा हो जाती है, मतलब उससे जो है पर्यावरण बहुत खराब हो जाता है। तो पानी का संकट है और पर्यावरण का संकट है, फिर भी सरकार चाहती है कि वो लगाया जाए। मतलब इथेनॉल वैसे शुगर फैक्ट्री के साथ जो शुगर फैक्ट्री का बचा हुआ जो रेजिड्यू होता है उससे इथेनॉल बनाते हैं जनरली, तो ये है। लेकिन आजकल इसको इन्होंने इस तरह से भी, क्योंकि गडकरी साहब ने जो ये कहा है कि हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के 20% की परमिशन दे दी है, जबकि पेट्रोलियम मतलब मंत्रालय उनका नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय किसी और के पास है, शायद पुरी के पास है। तो लेकिन उन्होंने वो परमिशन दे दी है। तो ये जो मतलब झगड़ा है वहाँ पे, आंदोलन चल रहा है बहुत जबरदस्त वहाँ पे, और शायद वहाँ मारपीट भी हुई है और किसी एक एमएलए का सर भी फट गया था। और वो इन सारी बातचीत के ये आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है, शायद 2024 से चल रहा है, बल्कि 23 से ही चल रहा है। लेकिन अभी वहाँ पर इन सब के बावजूद भी वो बात नहीं कर रहे हैं किसी से, और वो चार दीवारी बनाना शुरू कर दिया, और उसको फिर इन्होंने लोगों ने ट्रैक्टर से उसको तोड़ दिया किसानों ने, और उसके बाद वहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई उससे चल रहा है। अभी सुनने में आया है कि शायद कोई बातचीत इसके ऊपर हो रही है, पता नहीं अब क्या स्थिति है आज की डेट में, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। इस पे आप जी, आपने ठीक कहा कि हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील, टिब्बी कस्बे के नजदीक एक राठीखेड़ा गांव है, वहां ये फैक्ट्री लग रही है, मतलब इसकी चार दीवारी वगैरह बन रही थी। ये असल में इथेनॉल, कॉमर्शियल इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री है। और जैसा आपने ठीक कहा कि ये जो इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जो एक नया रास्ता खोजा है, जो एक तरीके से मुनाफा कमाने का है। इथेनॉल का जो कमर्शियल रेट है प्रोडक्शन की वो 25 रुपए 20 रुपए के आसपास पर लीटर बनता है, और फिर ये बिक के बड़े मार्जिन रख के पेट्रोल के साथ मिला के उसमें लगभग 100% प्रॉफिट का इसमें संभावना है। और इसलिए पिछले दिनों गडकरी जी क्यों इथेनॉल के लिए फील्डिंग करते रहते हैं, इसका भी रहस्य खुल गया कि उनके लड़के की कंपनी इथेनॉल की है। तो इसलिए वो पेट्रोल में भले गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएं, और भले ही गाड़ियां उस तरीके से के ईंधन के उपयोग के लिए नहीं बनी है, लेकिन वो सस्ता मिलेगा, सस्ता पड़ेगा, ये कह के इथेनॉल का जो प्रोडक्शन, और खेती को मदद मिलेगी इथेनॉल का प्रोडक्शन, इसलिए हम कर रहे हैं। इस बात को जोड़ के एक तरीके से चालाकी से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात सही है कि इथेनॉल में पेट्रोल को मिलाने में बड़ी मांग निकलती है, बड़ी मांग निकल रही है इन दिनों, और ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड दोनों ही तरीके से
इसका उपयोग हो रहा है। तो मार्जिन वाला धंधा है, प्रॉफिट वाला धंधा है। सरकार के साथ परिवहन मंत्री, भारत सरकार और दूसरी आजकल सब कुछ केंद्र सरकार का खाली दिमाग पढ़ लिया जाता है। सारी सरकारें, खासतौर जो बीजेपी की सरकारें हैं, उसी धंधे में लिप्त हो जाती हैं, उसको आगे बढ़ाना लग जाती हैं, उनको भी कुछ मिल जाता होगा। तो इसके कारण इथेनॉल की बड़ी मांग है और इसके चलते ये जो गंगानगर क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले के तिब्बी के जो राठीखेड़ा गांव है, वहां ये फैक्ट्री बनने की एक योजना बनी प्राइवेट सेक्टर में। ये करीब 1.5 साल पुरानी बात है। 17 महीने से जैसे ही इस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया वहां बनाने का, इथेनॉल चूंकि एक कंट्रोल्ड आइटम है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सरकार ने ये जो लाइसेंस दिया, ये इथेनॉल है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, मानी अनाज से। जैसे आजकल शराब भी ज्यादातर वो गन्ने से नहीं बनती है, ये इथेनॉल जो है शराब में भी एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, शराब बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की तरह से उपयोग में होता है, बल्कि वही शराब है। तो स्पिरिट बनती है, तो स्पिरिट ही शराब है अल्टीमेटली, तो स्पिरिट से ही शराब बनती है। तो ये ग्रेन बेस्ड है। पहले तो गन्ने के जूस से, अंगूर से, इस सब से बनती थी, लेकिन आजकल चूंकि अनाज सस्ता है तो सड़े हुए अनाज से भी बन जाएगी। तो वो सस्ता अनाज एफसीआई में सड़ा हुआ ले लेते हैं और जो मंडियों में भीग जाता है वो ले लेते हैं और उनको और भी सस्ता पड़ता है। इसलिए वो वहां, चूंकि गंगानगर ऐसा इलाका है, पंजाब का ऐसा इलाका है, तो वहां इथेनॉल की फैक्ट्री वहां डालने की प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस ले लिया। सरकार ने लाइसेंस दे भी दिया बिना किसानों को पूछे और बिना इस बात का अध्ययन किए कि इसका क्या प्रभाव यहाँ के किसानों की खेती पे पड़ेगा। वो वहां पे फैक्ट्री चालू भी करने का आदेश उन्होंने दे दिया। और जिस दिन से वो फैक्ट्री की वहां बनने का कार्रवाई शुरू हुई, उसी दिन से किसान सभा, खास तौर से आम किसान और वहां के किसान सभा के नेतृत्व में लोग उसका विरोध कर रहे थे। और ये चल रहा था कि भाई ये शायद पीछे हट जाएंगे, सरकार, इतना बड़ा विरोध है किसानों का, 2 जिले का, गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों का, तो शायद पीछे हट जाएगी। लेकिन सरकार की जैसी हठधर्मिता है और प्राइवेट सेक्टर को लेकर जिस तरह का सरकार का जो एक नेह बना हुआ है, उसके चलते सरकार ने इसमें कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया। और अंत में हाल ही में वो फैक्ट्री की दीवार बनने लग गई, उस जगह को घेरने लग गए जो उसके लिए अलॉट हुई थी या खरीदी गई थी। अब किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें जैसे आपने कहा पर्यावरण के इश्यू है, तो पर्यावरण का एक इश्यू तो यही है कि भाई वो उसका बहुत दुर्गंध फैलती है। लेकिन दुर्गंध से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, वो इस तरह की फैक्ट्री का जो रेजिड्यू है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो जब जमीन के पानी में, ग्राउंड वाटर में मिलता है, ज्यादातर ग्राउंड वाटर में ही मिलाते हैं वो, तो ग्राउंड वाटर में जब मिलता है तो वहां का पानी प्रदूषित हो जाता है और वो खेती भी बहुत बुरा असर डालता है। और इस बात को लेके किसान खास तौर से आशंकित थे। और दूसरी बात यह है कि उस तिब्बी वाले इलाके में खास तौर से जहां ये फैक्ट्री लग रही है, जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल से होती है, वहां नहर का प्रोजेक्ट, वो जो नेटवर्क है वो इतना वो नहीं है, और इसमें ग्राउंड वाटर का उपयोग होगा, पानी बहुत ज्यादा। तो ग्राउंड वाटर में ये जो मैंने उसमें जिसका डेटा देखा, 13,200 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी इस फैक्ट्री की है। और 1 लीटर स्पिरिट बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए 10 से 16-17 लीटर पानी चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब डेली 1,30,00,000 लीटर के आसपास ग्राउंड वाटर वहां से उपयोग में लिया जाएगा। और किसानों को आशंका थी कि अगर इतना पानी रोज अगर निकाला जाएगा तो ग्राउंड वाटर की तो कमी हो जाएगी और उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। इन शंकाओं के बिना किसी समाधान के और किसान के प्रति संवेदनहीनता और एक जोर जबरदस्ती बुलडोजर राज की तरह से बीजेपी की सरकार का, राज्य सरकार का जो और केंद्र सरकार का जो वरदस्त है, और वैसे भी भजन लाल जी को चूंकि पर्ची से बने हैं, उनकी मोदी जी की मर्जी से है, जनता का तो उनको कोई इसी तरह का, जनता के साथ तो उनका कोई तालमेल है भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ये हल्ला गुल्ला होगा और इसको चल जाएगा। लेकिन जैसे ही चारदीवारी बनना शुरू हुई, किसानों को इस बात की बहुत आशंका हो गई कि ये तो आगे बढ़ेंगे, और इसलिए उन्होंने वो जो चारदीवारी बन रही थी वो ट्रैक्टर लगा के तोड़ दिया और पुलिस की लाठीचार्ज हुई। जैसे आपने कहा, एक पूर्व एमएलए, वो जो वहां के बलराम पूनिया जो भादरा के पूर्व एमएलए है, उनको भी, उनके सिर में भी लठ लगा और खून हो गया, और बहुत सारे दूसरे लोगों पर भी लाठीचार्ज हुआ।
तो इस तरह की स्थिति सरकार की ये बुलडोजिंग जो नीति है उसके चलते ये स्थिति बनी है। और आज मैंने सोशल मीडिया पे कुछ गूगल करके मैंने देखा तो सरकार शायद अब उस फैक्ट्री ने ये कह दिया है कि भाई फैक्ट्री मैनेजमेंट ने किसानों को, हालांकि अभी तक उन्होंने उसको हटाया नहीं है वहां से कि हम ये जो यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं इस पे फिलहाल हम कार्रवाई रोक रहे हैं। और हमने राज्य सरकार से परमिशन मांगी है, राज्य सरकार ने कलेक्टर को परमिशन दे दी है। 16 तारीख को वहाँ किसान महापंचायत हुई और किसान महापंचायत में कलेक्टर आए नहीं, तो फिर किसानों को इसकी आशंका है, इसलिए किसान अभी वहां से हटे नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक ये फैक्ट्री अपना बोरिया बिस्तर बांध नहीं लेगी तब तक हम मानने वाले नहीं है। सरकार जब तक आदेश हमको देकर यहाँ से हटाएगी नहीं इस कंपनी को तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये जो आंदोलन है ये एक तरीके से सरकार की जो एक बुलडोजिंग नीति है, किसान संवेदनहीनता जो है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उस नीति का परिणाम है। अदरवाइज अगर उनको सुनवाई करके उनकी शंकाओं का समाधान करते तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये बात आती नहीं। या तो सरकार समझ के खुद उस फैक्ट्री को वहां से हटा लेती या किसानों की शंकाओं को उनको कॉन्फिडेंस में लेके उस काम पे आगे बढ़ती। यही इसमें मोटे तौर पे बात कहनी। दरअसल पहले तो इन्होंने ये कोशिश की थी कि कांग्रेस के उसके पाले में डाल दी जाए बात, वो तो हर बार करते ही है हमेशा। 22 में ही हो गया था एमओयू तो ये, और हमने तो बीजेपी सरकार नेहरू पे डालती है या इंदिरा गांधी पे डालती है या कांग्रेस पुरानी कांग्रेस सरकार पे डालती है, उनके पास कुछ करने कहने को है नहीं, तो इसलिए वो करते हैं कि जब कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पे डाल दो या नेहरू पे डाल दो, उसी के तहत वो करते हैं। इनको भजन लाल को तो कुछ अता पता नहीं है, अफसरान है जो करते हैं। भजन लाल मुख्यमंत्री जिसने जो कभी सरपंच भी नहीं रहा, एक तरीके से लोग तो वो तो कहते हैं रहा, और वो कह रहे थे कि मेरे टाइम में मनरेगा था, लेकिन मनरेगा तो वो 2004 में सरपंच रहे बताते, 2006 में आया तो वही विधानसभा में उनकी बिल्कुल खिल्ली उड़ गई थी। तो ऐसा एक मुख्यमंत्री यहाँ बना रखा है, पर्ची मुख्यमंत्री है, उसको कोई संवेदनशीलता किसानों के प्रति उसके मन में है नहीं। मेरी समझ में इसको यही खत्म करते हैं अपन, क्यों वो लंबा हो जाएगा बहुत। जी जी, तीसरा इश्यू अगर अपन लेंगे तो दोस्तों ये किसानों का एक संदर्भ में जो बात थी और जो आंदोलन हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा थी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड्स हैं और क्यों ज़रूरी है उनके लिए ये आंदोलन करना। तो इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।